अब ये जो डिप्लीटेड यूरेनियम के हथियार सप्लाई अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? टॉपिक नंबर 3 इसी से जुड़ा हुआ है। टॉपिक नंबर 3 क्या बोलता है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के सबसे सहयोगियों में से एक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियारों को तैनात करने की योजना की घोषणा करी है। सामरिक परमाणु हथियार, स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वेपन्स। अब पहले तो यह देखना चाहिए हमें कि सामरिक परमाणु हथियार क्या होते हैं। दो तरह के हथियार होते हैं परमाणु हथियार, एक होते हैं सामरिक और एक होते हैं रणनीतिक। इधर देखिए सारे लोग, ठीक है ना। सामरिक परमाणु हथियार छोटे हथियार होते हैं जिनको किसी क्षेत्र विशेष में सीमित हमला करने के लिए तैयार किया जाता है। मतलब इनसे बहुत तगड़ा डिस्ट्रक्शन नहीं होता, विनाश बहुत तगड़ा नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? सामरिक परमाणु हथियार। और जो रणनीतिक परमाणु हथियार होते हैं वो बहुत भारी संख्या में विनाश पैदा करते हैं, जैसे कि हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराए गए थे। ठीक है, तो सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती कर रहा है रूस। इन हथियारों की रेंज कम होती है और रणनीतिक परमाणु हथियारों की रेंज ज्यादा होती है। और तैनाती कहां कर रहा है? बेलारूस में है। और ये बेलारूस कहां है? रूस का ये एक पार्ट था जो अलग हुआ है। अब देखिए जी, बेलारूस टू होस्ट रशियन न्यूक्लियर वेपन्स। व्लादिमीर पुतिन ने क्या अनाउंसमेंट किया है? व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि इट विल कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी इन बेलारूस फॉर न्यूक्लियर वेपन्स टू बी कंप्लीटेड बाय जुलाई। जुलाई तक न्यूक्लियर वेपन्स का भंडारण करने का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। पुतिन सेज न्यूक्लियर केपेबल इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम्स आर ऑलरेडी इन बेलारूस। एक न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इस्कंदर एम, वो पहले से ही बेलारूस में हमने तैनात कर रखी है, ये पुतिन ने बता दिया। 10 बेलारूशियन वारप्लेन्स ऑलरेडी रेट्रोफिटेड टू कैरी सच वेपन्स। बेलारूस के 10 वायुयान, लड़ाकू विमान इस प्रकार के वेपन्स को ले जा चुके हैं। रशिया टू बिगिन ट्रेनिंग बेलारूशियन फोर्सेज ऑन इस्कंदर एम सिस्टम इन अप्रैल। अप्रैल में रशिया बेलारूस की सैनिकों को इस्कंदर एम मिसाइल चलाने की ट्रेनिंग देगा। ठीक है, अब जरा देखिए, ये रहा बेलारूस, ये रहा यूक्रेन और ये रहा रशिया। अगर इस यूक्रेन पर हमला करना हो रशिया को तो एक रूट बेलारूस का है कि नहीं है? और अभी जो वॉर रूस यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है और जो इनिशिएट हुई थी उसमें रूट भी कौन सा अपनाया गया था? जब कीव पर कब्जा करने जा रहे थे तो कीव पर कब्जा करने के लिए रशियन ट्रूप्स कहां से गई थी? यूक्रेन होते हुए, है ना। सुखोई Su-25, मॉस्को हैज अपग्रेडेड बेलारूस Su-25 टू कैरी न्यूक्लियर वेपन्स। अपग्रेड का मतलब जो लड़ाकू विमान था सुखोई 25, उसको मॉस्को का मतलब रूस ने उसको अपग्रेड कर दिया है और कहा है कि हम यहां पर छोटे क्षेत्र में हमले करने वाले मिसाइल लगाएंगे। किस पर हमला करने का टारगेट है? किस पर हमला करने का टारगेट है? यूक्रेन पे है कि नहीं है? तो ये यूक्रेन पर हमला करना चाह रहे हैं और इसी बात से इंस्टिक्ट होकर, इसी बात से उकसाकर ब्रिटेन ने कहा है कि जरूर तुम उधर वहां पर न्यूक्लियर वेपन लगाओगे तो हमको इनको डेप्लेटेड यूरेनियम के हथियार देने पड़ेंगे। अगर इन्होंने डेप्लेटेड यूरेनियम के हथियार भी नहीं लेंगे तो भाई तुमने जो इन पर हमला करने हैं उनसे जूझेंगे कैसे? तो ये बैटलफील्ड तगड़ा वाला बन रहा है। और अब इस बैटलफील्ड के अंदर केवल रूस और यूक्रेन ही नहीं बचे, इस बैटलफील्ड के अंदर होल वर्ल्ड इन्वॉल्व हो रहा है। इनिशियल लेवल पर यह देखा गया था कि रूस और यूक्रेन जो है वो अपने वॉर लड़ रहे हैं और यूक्रेन लग रहा था शुरू में कि वो अकेला रह गया है, लेकिन वास्तव में वो अकेला नहीं रह गया है। अमेरिका जैसे देश और पश्चिमी देश खुलकर उसके सामने आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक टॉपिक है, अच्छे से देख लेना, IR का। आगे देखते हैं कि ये सीन और क्या क्या है। पहले अब जरा देखते हैं कि ये बेलारूस इतना शानदार संबंध कैसे है रूस से। बेलारूस फॉर्मर USSR का एक पार्ट था, भूतपूर्व सोवियत संघ का एक पार्ट था और रूस के परम मित्रों में से एक है। ठीक है,
रूस की क्या है, जितने भी अच्छे दोस्त हैं उस पूर्व यूएसएसआर का जो भाग थे उनमें से बेलारूस भी एक पार्ट था, और 3 नेटो सदस्य लिथुआनिया, लटाविया और पोलैंड के साथ में इसकी सीमाएं हैं। इससे क्या होगा, जब लटाविया, लिथुआनिया और पोलैंड के साथ में इसकी बाउंड्रीज शेयर होती है तो रशिया इसका उपयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। राष्ट्रपति का नाम क्या है, लुकाशेंको, ठीक है। और ये लुकाशेंको जो है वो खुलकर रूस का समर्थन करता है और कहा जाता है यूरोप का अंतिम तानाशाह है। अंतिम तानाशाह का मतलब हुआ बेलारूस के अंदर इसने तानाशाही वाली प्रणाली स्थापित कर रखी है। राष्ट्रपति का नाम क्या है, लुकाशेंको। रूस यूक्रेन युद्ध में जब शक्ति प्रक्षेपण किया जाना था, है ना, जब इधर से उधर रूस की सेनाएं जारी थी तो उन्होंने बेलारूस के रूट का उपयोग किया था। जब वो कीव पर हमला बोलने जा रहे थे तो उन्होंने किसका उपयोग किया था, बेलारूस का उपयोग किया था। बेलारूस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंतर्गत क्या किया, जब मतदान की बारी आती है वहां पे तो उसने क्या किया, उसने सोवियत संघ का, पूर्व सोवियत संघ का जो अवशेष है रूस, उसका समर्थन किया, है ना। तो रूस यूक्रेन युद्ध में उसने खुलकर किसका साथ ले रखा है, रूस का साथ ले रखा है। अगर आर्थिक संबंधों की बात करें तो रूस और बेलारूस के बीच में बहुत अच्छे आर्थिक संबंध है। दोनों देशों को, जो बेलारूस है उसको सब्सिडी वाला तेल, कौन सा तेल की बात हो रही है, क्रूड ऑयल, है ना, और प्राकृतिक गैस जो है वो सब्सिडी वाला तेल आयात किया जाता है। अगर सामाजिक संबंधों की बात करें तो रूस की तरह से ही रूढ़िवादी देश है। रूढ़िवादी का मतलब यहां पर एक रूसी भाषा बोली जाती है, दूसरे कल्चर को उतना शानदार तरीके से अकोमोडेट नहीं किया जाता। अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के पास भी इस प्रकार से सामरिक और रणनीतिक नाभिकीय हथियार है। सामरिक और नाभिकीय, रणनीतिक नाभिकीय हथियार का मतलब क्या हुआ, अगर हम इंडिया की बात करें, पाकिस्तान द्वारा भारत की स्ट्राइक कोर पर थिएटर स्तर पर परमाणु हमला करने की संभावनाएं पैदा हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी इस प्रकार के हथियार है जिनको आप सामरिक और रणनीतिक हथियारों के श्रेणी के अंतर्गत ला सकते हो। तो सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियार जो है वो ये है। रूस ये योजना बना रहा है कि बेलारूस के अंदर सामरिक परमाणु हथियार अगर तैनात कर दोगे तो यूक्रेन को हमेशा एक डर रहेगा कि ये हमला हमारे ऊपर हो सकता है। इस हमले से बचने के लिए यूक्रेन रूस की शर्तों को मान भी सकता है। तो यूक्रेन रूस की शर्तों को माने, इस हमले से बचने के लिए ये आवश्यक है, और रूस इसके लिए कई प्रकार के दबाव बना रहा है, और ये दबाव एक जो है इस कंडीशन में, अब देखिए ये जो बन रहा है, आपको कुछ याद आ रहा होगा, कुछ लोगों ने जिनका सब्जेक्ट PSIR है, एक क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हुआ था, क्यूबा मिसाइल संकट, है ना। उस जमाने में सोवियत संघ जो था वो क्यूबा में मिसाइलों को तैनात करने जा रहा था। ये वही सिस्टम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पड़ोसी देश में जब क्यूबा में वो मिसाइलों को तैनात करने जा रहा था और वो क्यूबा से अमेरिका को हिट किया जा सकता था, तो अमेरिका इस पर काफी, जिसको कह सकते हैं, गुस्सा हुआ था, और प्रशांत महासागर में अमेरिका और रूस के बेड़े एक दूसरे के आमने सामने थे, आई टू आई कांटेक्ट हुआ, और उस आई टू आई कांटेक्ट के बाद रूस ने अपने परमाणु मिसाइल जो तैनात किए जाने थे क्यूबा में उसको निरस्त कर दिया था, है ना, बैक कर दिया था। देश दुनिया में 3rd वर्ल्ड वॉर होते होते रह गया था। तो अब अगर ये बेलारूस के अंदर व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति है वो इस प्रकार के हथियार अगर तैनात कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि इससे गंभीर स्थिति आ सकती है कि नहीं आ सकती है। परमाणु हथियारों को तैनात कर रहे हैं तो ये दुनिया को एक प्रकार से मल्टीपल देशों का एक वॉर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। अब ये देखना होगा कि ये 3rd वर्ल्ड वॉर जैसी चीज़ें बनती कि नहीं बनती है, लेकिन एक प्रकार से उकसावे की कार्यवाही तो है ही, ठीक है। इसी उकसावे की कार्यवाही के अंदर अगर आप ये दे सकते हो कि नेटो के देश यूक्रेन को बहुत सारे रेडियोधर्मी हथियार प्रदान कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हथियार प्रदान कर रहे हैं जो कि यूक्रेन के लिए बड़े, जिसको कह सकते हैं कि वरदान है एक तरह से, और ऐसे हथियार अगर उसको मिल रहे हैं तो स्थितियां गंभीर है। इसी के अंदर एक सेकंड, है ना, इसी के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि इधर ब्रिटेन ने कह दिया कि वो क्या देने वाला है, डेप्लेटेड यूरेनियम। तो कुल मिलाकर रूस का ये जो नवीनतम कदम है ये वर्ल्ड को 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ फिर से ले जाने की एक चेष्टा है। जा सकता है, कम से कम ये तो कह सकते हैं शीत युद्ध के दौर की शुरुआत वापस धीरे धीरे हल्की हल्की दिखने में आ रही है। अब ये डिपेंड करता है कि शीत युद्ध होगा कि नहीं होगा, लेकिन देखते हैं
कि ये संघर्ष कहां तक आगे बढ़ता है।